सबको नमस्कार। किसान भाइयों, రైతు दर्शकों को नमस्कार। मैं हनुमंत आप सबको प्राकृतिक जैविक किसानों का परिचय कराता रहता है రైతు इसी के अंतर्गत आज विजयनगर जिला पुसपाटी रेखा मंडल गोविंदपुरम के श्रीनिवास बाबूजी से मुलाकात करने आए हैं। वे नौकरी किए हैं, इंडस्ट्री चलाए हैं। वे अपने पुरखों की कृषि भूमि को बचाने के सौद्देश्य से और लोगों तक जैविक खाद के फसल को पहुंचाने हेतु पिछले 10 साल से खेती कर रहे हैं। आइए उनसे मिलकर उन्हीं की बातों में सुनेंगे प्राकृतिक खेती, जैविक खाद के लाभ और विभिन्न फसलों की जानकारी के बारे में। नमस्ते श्रीनिवास जी। नमस्ते। कृषि के क्षेत्र में आने से पूर्व आप क्या करते थे, इसमें क्यों आए? जी, मैं बीटेक मैकेनिकल आंध्र यूनिवर्सिटी गीतम कॉलेज विशाखापट्टनम में उत्तीर्ण हूँ। पढ़ाई के बाद रिच प्रोजेक्ट प्लांट में नौकरी किया, प्लांट मैनेजर बना, डिफरेंट क्वालिटी सिस्टम में ऑफिसर का कार्य भी किया। 1992 से 2003 तक नौकरियों में लगा रहा। 2003 में मैं स्वयं टर्बाइन कंपोनेंट्स इंडस्ट्री हैदराबाद में खोल लिया। वह BHEL से जुड़ा हुआ है। बचपन से ही मेरा सारे परिवार कृषक परिवार है। मेरे पिताजी दादाजी इसी क्षेत्र में जीवन बिताया। खाद्य विभाग में मेरे पिताजी AD का कार्य भी किया था, इसलिए मैं बचपन से कृषि के प्रति प्रेरित हुआ। क्या आप बचपन से ही कृषि के क्षेत्र में जुड़े हैं? हाँ जी, मैं कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। रुचि नहीं थी, पिताजी के साथ रहकर खेती के तरीके, खाद के लाभ, जोतने के कार्य, मिट्टी का कार्य, अन्य तरीकों का निरीक्षण करता रहता था। बाकी फसलों की भी जानकारी के बारे में सीख लिया। मेरे पिताजी इसी क्षेत्र में काफ़ी अनुभवी थे। मैं खुद की इंडस्ट्री हैदराबाद में खोल लिया था ना, वहीं बस गया। लेकिन मेरे पिताजी एक ही फसल उगाते थे। एक फसल में तो आर्थिक आय उतनी अच्छी नहीं रहती थी। वास्तविक रूप से मैं इंजीनियरिंग पढ़ा था। इंजीनियरिंग में मूल्यवान संपत्ति, गुणात्मकता जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वैसे ही कृषि के क्षेत्र में क्यों न करें, ये मन में विचार आया। मेरे पिताजी केवल नारियल का ही खेती करते थे, लेकिन मेरा इरादा था कि बहु फसलों की खेती करेंगे तो अच्छा होगा। अगर एक फसल का नुकसान होने पर भी दूसरों में लाभ तो मिलेगा ही। 3-4 फसल डालने से लाभ मिलता है, उससे श्रमिकों का खर्चा तो निकल जाता है, बाकी फसलों का मुनाफा तो बचेगा ही ना। प्राकृतिक खेती करना कब से आरंभ किया सर आप? वास्तविक रूप से 2015 से प्राकृतिक खेती करना शुरू किया। उस समय प्राकृतिक खेती करने का सोच कैसे आया सर? क्योंकि मेरे खेत में मैंने केले का फसल डाला था। अच्छी फसल हुई, उपज भी अच्छी थी। मेरे फसल को अच्छे मूल्य पर मैंने मार्केट में बेच दिया। संयोग से मेरा दोस्त शादी के मौके पर केले खरीदने मेरे पास आया था। उस समय मेरे खेत में केले उपलब्ध नहीं थे, इसलिए केले खरीदने विजयनगर मार्केट गया था। शादी का मामला था, केले खरीदना था। देखा तो क्या है, मेरे पास ही खरीदे हुए केले वहाँ पर दिखाई दिए। उस पर रसायन छिड़का हुआ था। जल्दी पकने के लिए डेमोक्रोन जैसे रसायन इसके ऊपर छिड़के हुए थे। उस केले को अगर हम ज़बान पर रखेंगे और खाएंगे तो हमारे शरीर अस्वस्थ बन जाएगा, जहर फैल जाएगा। हाँ सर, सीधे सीधे जहर खाए जैसा ही है ना? हाँ, कीड़ों को मारने वाला रसायन जहर ही है। यही नहीं, मैं हैदराबाद मार्केट में यानी फ्रूट मार्केट और सब्जी मार्केट में देखने गया था। वे लोग उनके संरक्षण के लिए जल्दी पकने के लिए रसायन का छिड़काव कर रहे हैं इन फलों पर। इन फलों और सब्जियों को खाने से कैंसर ही नहीं, अन्य बीमारियां भी फैल जाते हैं। आजकल मेडिकल शॉप्स इतने बढ़ गए हैं, देखे हैं ना। ये इसका कारण क्या है? कीटनाशक रसायन। इसीलिए मैंने सोच लिया पूरे देश को तो नहीं, गांव को तो नहीं दे सकता, मगर कम से कम
100 परिवारों को बिना रसायन वाला आहार पहुंचाने के उद्देश्य से ही प्राकृतिक जैविक खेती करना आरंभ किया। कुल कितने एकड़ों में खेती कर रहे हैं आप? कुल 15 एकड़ों में कर रहा हूँ। पहले नमूने के रूप में अनाज का फसल डाला हूँ, इसके साथ साथ फूल सब्जी भी डाला हूँ। पूरे खेत में घना जीवामृतम जैसे प्राकृतिक खाद डालकर खेती किया मैंने। उपज अच्छी हुई। इस कार्य के लिए मुझे हार्टिकल्चर विभाग और वरिष्ठ वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन मिला और समर्थन भी और सहायता भी मिली। वे कहते थे प्राकृतिक खेती में फसलों का देखभाल अच्छा करना चाहिए, फिर फसल अच्छा ही होगा। आपको देखकर बाकी किसान भी अनुकरण करेंगे, क्योंकि आपका पहले से ही मॉडल फार्म है। आसपास के 30-40 गांवों में नमूना फार्म है आपका। प्राकृतिक जैविक खाद डालकर खेती करना आरंभ किया मैंने। फसल को किसी तरह की बीमारी नहीं लगी थी, लेकिन अनाज के दानों पर सफ़ेद कीड़ा आना आरंभ हुआ। उस समय मैं नीमामृतम और सोंठ दूध के काढ़े को फसल पर छिड़का तो कीट आरंभ दशा में ही नियंत्रण में आ गया। फसल का उपज अच्छा हुआ। प्रति सप्ताह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते थे। उस समय ये श्रीनिवास जी आकर फसलों के नमूनों को जांच करते थे, रिकॉर्ड रखते थे, फसलों का निगरानी भी करते थे। क्या एग्रीकल्चर विभाग के लोग रिकॉर्ड बनाए रखते थे आपके फसल का? जी हाँ, प्रति सप्ताह फसल का विवरण दर्ज करते थे। कब नीमामृतम छिड़का, जीवामृतम क्यों छिड़के हैं, कब सोंठ का दूध का काढ़ा डाले हैं, यह सब का विवरण प्रति सप्ताह आकर निरीक्षण करते थे और रिकॉर्ड भी दर्ज करते थे। वे अपने वैज्ञानिक तरीके से स्क्वायर मीटर के हिसाब से जांच करते थे। काढ़े के छिड़काव के परिणाम भी दर्ज करते थे। एग्रीकल्चर विभाग के लोग अपनी गणना एवं गेंद मापदंड के बराबर मेरे 1 एकड़ में कुल 28 बोरी अनाज उपज हुए। बिना केमिकल के इतना फसल उगाना बहुत ही ग्रेट था। अनाज भी गुणात्मक थे, स्वाद भी अच्छा था, फसल भी अच्छी हुई थी। आपके पास उपलब्ध 15 एकड़ खेत में पहले किस तरीके को अपनाकर खेती करते थे? हाँ, प्राकृतिक जैविक खेती की ओर कन्वर्ट होने के बाद 2015 से प्राकृतिक खेती करना आरंभ किया। उसके बाद नमूने के हिसाब से खेत को विभाजित किया, बहुफसलीय खेती करने लगा। 2015 के बाद 100% प्राकृतिक खेती ही करूँगा ठान लिया था। पहले खेत को विभिन्न भागों में विभाजित किया, 5 लेयर वाला तरीका अपनाया। ऐसा क्यों किया सर आप? इसलिए कि मेरे दादाजी पिताजी के साथ फसलों के बारे में बहुत कुछ सीखा था, जैसे पौधारोपण, पानी सींचने के तरीके, जड़ों की मजबूती, पौधों का देखभाल, मिट्टी की उर्वरा, पौधों की रोशनी की आवश्यकता की जानकारी प्राप्त कर लिया। वास्तविक रूप से नारियल का फसल और आम का फसल का संयोजन एक साथ नहीं होता, लेकिन कुछ फसल ऐसे भी है एक दूसरे पर आधारित होते हैं। दोनों फसलों का उपज भी अच्छा होगा समझकर उस तरीके को मैंने कार्यान्वित किया। 2015-16 में प्राकृतिक खेती करने वाले उत्तम किसानों से मेरी दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा कि सुभाष पालेकर जी के मीटिंग में जाइए, वहाँ से आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं मैसूर गया, उनका कार्यक्रम था तो मैं जाकर उनसे मिला। वे अनाज के फसल के जाति प्रजातियों की जानकारी दी। तब से मैं यह निर्णय कर लिया और ठान भी लिया कि प्राकृतिक खेती ही करूँगा। प्राकृतिक स्रोत जैसे पेड़ पौधों के पत्तों से जैविक खाद का इस्तेमाल करूँगा, कम इन्वेस्ट करूँगा, पानी की बचत करूँगा, कम लागत में ही खेती करूँगा। मेरे खेत में खेती करना, पेड़ उगाना और पेड़ के फल उगते ही तोड़ लेना और बेचना मेरा लक्ष्य बन गया था। तभी किसान को अधिक लाभ मिलेगा ना। रसायन डालकर खेती करने से कम लाभ मिलता है। तब से मेरे खेत में 5 लेयर मेथड का तरीका अपनाकर खेती करने लगा हूँ। आप 2012 से बहुफसलीय तरीका अपनाए हैं। उस समय 37 किस्मों के फसल डाले हैं ना आप 2016 से 5 लेयर मेथड अपनाया हूँ कह रहे हैं। उसका और इसका अंतर क्या है? 5 लेयर मेथड क्या है सर, समझाइए किसानों को। पहले 37 किस्मों के फसल डालना सच है मेरे खेत में, लेकिन मेरा लक्ष्य यह था कि बिना किसी केमिकल के लगभग 100 किस्मों के फसल उगाना है।
क्योंकि कम से कम 100 परिवारों को उत्तम और सहज आहार पहुंचा सकूं। इसकी तैयारी के लिए मैंने एक योजना बना लिया, वही तो है 5 लेयर मेथड। खेत के सारे ज़मीन को 5 भागों में विभाजित कर खेती कर रहा हूँ। 15 एकड़ खेत को 5 लेयर मेथड द्वारा पहले संयोजन में नारियल, केला, चीकू फसल डाला हूँ। दूसरे संयोजन में हल्दी और सब्जी डाला हूँ। तीसरे संयोजन में नारियल उसके प्रजाति का फसल डाला हूँ। इस तरह ढेर सारे किस्मों की फसल एक साथ कर रहा हूँ। खेती के ज़मीन को अनेक भागों में विभाजित कर अलग अलग कॉम्बिनेशन में फसल डाले हैं ना। हर कॉम्बिनेशन में एक समान किस्में क्या क्या है? मेरा लाल मिट्टी का खेत है। नारियल और केला उपयुक्त फसल है लाल मिट्टी में। खेत के बाकी भागों को प्रत्यक्ष रूप से डिज़ाइन किया हूँ। सर, यह 5 लेयर कॉम्बिनेशन का लक्ष्य क्या है सर? इसके अंतर्गत आप किस तरह की योजनाएं बनाए हैं? सर, 5 लेयर कॉम्बिनेशन का 5 परतों में विभाजित किया हूँ मैं, जैसे सूरज की किरणें, रोशनी की सुविधा, जड़ों का मेल, पानी की सुविधा, ऊंचाई को ध्यान में रखकर खेती करता हूँ। 5 लेयर मेथड में कौन कौन से फसल डाले हैं सर? मुख्य रूप से किन विषयों पर ध्यान दिए हैं? 5 लेयर मेथड में पहला क्षेत्र है ऊंचाई। उसको रोशनी, सूरज की किरणों की अधिक आवश्यकता पड़ती है, उसमें नारियल फसल डाल लिया हूँ। उसके बाद आंशिक संयोजन रोशनी वाले क्षेत्र हैं, उसमें केला, चीकू डाल लिया हूँ। सर, उससे भी कम ऊंचाई क्षेत्र में कौन से फसल डाले हैं? उससे भी कम ऊंचाई में नारियल, दूसरे संयोजन के रूप में केला, चीकू डाला हूँ, और कम ऊंचाई के क्षेत्र में नींबू और उसके संयोजन के रूप में हल्दी डाला हूँ। उसके बाद सब्जी डाला हूँ। क्या सर, आपके खेत में जड़ संबंधी फसल भी है? हाँ, अधिक ऊंचाई के किस्मों के खेत विभाजन किया, थोड़े कम ऊंचाई वाले किस्मों के खेत विभाजित किया। दूसरे किस्मों में के रूप में नींबू, मौसमी, संतरा फसल डाल लिया हूँ। तीसरे में बेल का फसल डाला हूँ। बाकी क्षेत्र में सब्जी, जड़ संबंधी फसल डाल लिया हूँ और खेती कर रहा हूँ। इस तरह के 3 संयोजन में नारियल फसल सार्वजनिक फसल है कहते हैं आप। ऊंचे क्षेत्र में नारियल का फसल बोए हैं ना आप। प्रत्येक पेड़ के बीच में कितना अंतर रखे हैं? प्रत्येक नारियल पेड़ का अंतर लगभग 25-25 फुट है। सर, किधर भी देखो 25-25 फुट है। या बाकी बची हुई जगह में आपने क्या किया? बाकी बची हुई जगह में ऊंचाई के हिसाब से फसल लगाया हूँ। एक पेड़ की छाया दूसरे पेड़ को पूर्ण रूप से ढकना नहीं चाहिए ना सर, केवल ऊंचाई का अंतर है। केवल पेड़ को सूरज की रोशनी अवश्य रहनी चाहिए। जी श्रीनिवास जी, प्रकृति खेती कार्य में प्रवेश होने से लेकर खेत के धरती के मिट्टी को सारयुक्त बनाने में, पैदावार बढ़ाने में और पौधों के बढ़ने में कौन से जैविक खादों का उपयोग किए हैं सर आप अपनी खेत में? प्राकृतिक खेती के लिए पुराना तरीका ही ठीक है, क्योंकि गाय का गोबर, बकरी फार्म, मुर्गी फार्म का खाद मैं सीधा उपयोग करता हूँ अपने खेत में। सूखने के बाद ऐसे ही, हाँ, सूखने के बाद ही पेस्ट के रूप में ना बदलने के लिए ट्राइकोडर्मिटी मिलाता हूँ, उसको खाद के रूप में डालता हूँ। मिट्टी में उर्वरता बढ़ाने के लिए जीवामृतम तैयार कर लेता हूँ। जीवामृतम से लाभ यही कि उसमें पोषक तत्व होते हैं, उसको पानी से मिलाकर छिड़काव करता हूँ। यह बहुत ही उपयोगी है, उसके कारण मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ती है, साथ ही केंचुए खाद भी बढ़ता है। केंचुए मिट्टी को सारयुक्त बनाते हैं, पौधे को बढ़ने में सहायता करते हैं। दूसरा है घनामृतम तैयार करता हूँ, विशेष रूप से सब्जियों के लिए। साथ सब्जियों के कैड तैयार करके स्टॉक रख लेता हूँ, जब चाहे तब इस प्राकृतिक खाद को पौधों के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये 3 तरीके मेरे खेत में अपनाता हूँ। प्राकृतिक खाद के लिए खेत के खाली जगह में खंदक भी बना लिया, खेत के सूखे पत्तों को उसमें डालते हैं और उसमें पानी भी डालते हैं, खाद अपने आप तैयार हो जाता है। नारियल और केलों के पौधों तक खुद ब खुद यह खाद पहुंच जाता है। उसके अलावा सूखे खाद को अलग कर बाकी पौधों को डालता हूँ। सब्जी के पौधों को ऊपरी परत के रूप में खाद डालता हूँ। खंदक किस उद्देश्य से खोदा है, इसका लाभ क्या है? खंदक यानी कि गड्ढे खोदने का मुख्य उद्देश्य
100% वर्षाधार का संगणन करना है। भारी वर्षा होने पर भी या तूफान के दिनों में भी मेरे खेत में पानी बेकार नहीं जाता, क्योंकि मेरा खेत लाल मिट्टी का है, इसलिए वर्षा का पूरा पानी ज़मीन में उतर जाता है। खुद ब खुद मिट्टी उपजाऊ बनती है, इसलिए उसमें सूखे पत्ते और हरे पत्ते पहले से ही डाल दिए जाते हैं। वह पानी से मिलकर खाद बन जाता है। पानी का स्रोत और पत्ते खाद बनकर खुद ब खुद पेड़ पौधों तक पहुंच जाता है। प्रत्येक रूप से पेड़ पौधों को खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर, आपके खेत में अनेक प्रकार के पेड़ और अनेक प्रकार के किस्मों की फसल है। इन फसलों पर लगे कीटों से बचने के लिए क्या कदम उठाते हैं? पूर्ण रूप से मेरा खेत प्राकृतिक खेत है, इसी कारण जैव विविधता भी है। फिर भी कीट लगने की संभावना तो है, लेकिन कीटों को नष्टदायक और लाभदायक कीट दो प्रकार के होते हैं। लाभदायक कीट अगर अधिक संख्या में हो तो खुद ब खुद नष्टदायक कीटों को नष्ट कर देते हैं। इस तरह संतुलन हो जाता है। असल में हम लोग कीट आने से पूर्व ही काढ़े छिड़क देते हैं। कीटों को रोकने के लिए नीम का काढ़ा उपयोग करते हैं। हम लोग स्वयं तैयार करते हैं, और हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो बाहर से खरीद कर छिड़कते हैं। सर, कितने दिनों को एक बार छिड़काव करते हैं? फसल के हिसाब से करते हैं। नारियल और केले के फसल पर 3 महीने में एक बार, सब्जी के पौधों पर 10 से 15 दिन में एक बार छिड़कते हैं, इसलिए कीड़े नहीं लगते हैं। सर, खेती को पानी का प्रबंध कैसे करते हैं? पानी के प्रबंधन के लिए 2 तरीके अपनाते हैं, एक भूगर्भ जल, दूसरा बोरवेल। बोरवेल द्वारा खेत के हर कोने तक पानी सप्लाई होता है। पहले यहाँ एक बूंद पानी भी नहीं रहता था। बोरवेल डालकर पानी का प्रबंध मैंने पक्का कर लिया। खेतों में 3 तरीकों से पानी सप्लाई होता है, फ्लड इरिगेशन, बूंद बूंद, और तीसरा प्लस टाइप। प्रत्येक फसल को अलग अलग तरीके से पानी देना पड़ता है। नारियल और केले के फसल को अधिक मात्रा में पानी देना पड़ता है। पत्ते की सब्जी वाली फसलों को 3-4 दिन में एक बार देना पड़ता है। बाकी को बूंद बूंद का पानी सप्लाई करते हैं। 5 लेयर मॉडल के लिए औसतन कितना निवेश किए हैं? 5 लेयर मॉडल में हर एक को अलग किया है। औसतन 1 एकड़ के लिए 1 लाख निवेश लगता है। उदाहरण के लिए एक संयोजन के बारे में बताइए। उदाहरण के लिए नारियल के पौधे 1 एकड़ में 60 पौधे रहते हैं। प्रत्येक पौधे को 100 रुपये के हिसाब से 6,000 खर्च होते हैं। इसके साथ पेड़ लाने, रोपने, देखभाल के लिए 12,000 से 15,000 खर्च होता है। केले के फसल को पौधे नहीं मिलते, अगर कहीं कहीं कंद लाने पर उसका दाम 8 से 10 रुपये लगता है। साथ श्रमिकों का खर्च, यातायात खर्च भी होता होगा ना? हाँ, कुछ किसान पौधों को मुफ्त में देते हैं। अगर बाहर से खरीदना पड़ता है, उसे लाने के लिए 10 से 15 रुपये लगते हैं। रोपने के लिए, संभालने के लिए 10 रुपये लगते हैं। कुल 25 रुपये खर्च होते हैं। मैं खेत पर बिल्कुल भी रसायन नहीं छिड़कता। समस्या उत्पन्न होती है, अधिक खर्च भी होता है। उसकी तुलना में प्राकृतिक खेती का प्रयोग करता हूँ। निवेश कम होता है, समस्या भी कम होती है। प्राकृतिक खेती में 1 एकड़ का औसतन संयोजन में 1 लाख खर्च होता है। नारियल, केला, नींबू, मौसमी, संतरा जैसे फल के फसलों के पेड़ों पर काढ़ा छिड़कते हैं। जड़ की मजबूती के लिए टर्मरिक पत्ते, सब्जी के छिलके, बेल डालते हैं। पत्ते के तरकारी के लिए हर 2 महीने में एक बार अदला बदली होती है। बाकी सब्जियों के लिए 4 महीने का फसल होता है, समय के अनुसार। सर, हर वर्ष निवेश करने की ज़रूरत नहीं है ना? सिर्फ एक बार निवेश करना काफ़ी है। लंबे समय के फसल है, जैसे केले का फसल, एक बार वृक्षारोपण कर लिया तो हर वर्ष पौधे खरीदने के बजाय उसी को वृद्धि कर सकते हैं ना? हाँ, नारियल के पेड़ फसल में एक बार ही निवेश करना पड़ता है। पूर्व तटीय किस्में डालते हैं तो 70 साल तक उपज रहती है। केले का फसल 3 साल वैसे ही रख दिया तो 8-10 साल तक उपज होता है। मौसमी 10 साल का उपज है। बाकी फ्रूट्स के फसल 50 साल के और पादप के फसल 3 साल के उपज रहता है। केवल बीज खरीदने पड़ते हैं। इसके लिए मंडवा यानी पत्ते की सब्जी के लिए, पादप के लिए मंडवा नहीं डालते। खुद ब खुद पड़ोस वाले पौधे पर चढ़ जाते हैं। केवल तोड़ कर लेना पड़ता है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में एक बार निवेश पहले वर्ष करना पड़ता है। खेत पर एक बार निवेश करेंगे तो कितना समय लगेगा सर, फ़ायदा कमाने के लिए और आय कमाने के लिए? हाँ, 1 साल में निवेश किया तो फिर अगले साल तक वह उसका फ़ायदा वापस आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर 1 लाख इस साल निवेश किया तो अगले साल तक
और लाख जाकर लाख बचता है। उदाहरण के तौर पर नारियल का फसल साधारणतः 4 साल लॉन्ग टर्म में 7 साल में फल देना आरंभ कर देता है, मगर केले का उपज 1 साल में आ जाएगा। उदाहरण के रूप में 1 एकड़ में 800 पौधे रोपा समझो, प्रत्येक पौधे का 200 के हिसाब से 2 लाख आएगा। पूरा खर्च अगर श्रमिक का निकाल दिए तो लगभग 1 लाख बचता है। मुख्यतः मार्केटिंग कर लेने में है। वह मार्केटिंग आप किस तरह करते हैं सर, किस तरह आगे बढ़ते हैं? वास्तव में मेरा मार्केटिंग कैसा है बोले तो बाहरी मार्केट में 200 रुपये दाम है तो मुझे 400 से 500 मिलते हैं आय के रूप में। सीज़न में अधिक मिलते हैं, अन सीज़न में कम। सहज सिद्ध रहना इसका मुख्य कारण है। हम ही उगाते हैं, हम ही बेचते हैं, किसी तरह के केमिकल को इस्तेमाल नहीं करते। सहज सिद्ध पकने के बाद ही बेचते हैं। इसलिए हम थोड़ा रिटेल बेचते हैं, थोड़ा बहुत होलसेल बेचते हैं। सर आपका कोई दुकान है या पॉइंट है? हाँ, वैजाग में है ना, एंडोर जंक्शन में पॉइंट है। वहाँ पर मैं स्काईलाइन अपार्टमेंट में रहता हूँ, उसमें ही 2 दुकान खरीद लिया। पेड़ पर पकने आते ही दुकान पर ले जाता हूँ और बेचता हूँ। फन्नस पेड़ पर ही पकने के बाद ही बाज़ार ले जाता हूँ, बेचता हूँ। पकने के बाद भी वह 10 दिन तक अच्छा रहता है। केला भी वैसे ही 1-2 केले पकने के बाद ही बाज़ार ले जाकर बेचता हूँ। स्वाद भी अच्छा रहता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम है। ये सब फल दुकान के पास ही बेचते हैं जी। दुकान के साथ साथ मोबाइल वैन में रखकर लड़का बेचता है जी। उस समय जो किस्मों के फल है वहाँ उन सबको वहाँ पर बेचने के लिए ले जाते हैं जी। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। मेरा उद्देश्य था 100 परिवारों को उत्तम आहार पहुँचाना। व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ जी, सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा पता चल जाता है। जिसको जो चाहिए वो ले जाते हैं। मांग भी अधिक है, इसलिए वैन में रखकर बेच रहे हैं बाज़ार में। इससे लाभ है कि जिस दिन जो फल मेरे पास उपलब्ध है उनको जानकारी रहता है व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा। आज कौन सा फल कटाई हुआ है पता रहता है लोगों को। हाँ जी, सुबह सुबह मैं खेत पर जाता हूँ, शाम तक कितने कटाई किए हैं, कौन से फल कटाई किए हैं ये पता चलता है उन सबको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। शाम को आकर ले जाते हैं। अधिक चाहिए तो दूसरे दिन ले जाते हैं। इस खेत को रखने का मुख्य उद्देश्य है कि 10 किसान परिवार इस पर जीते हैं। उनको भोजन और अतिरिक्त बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। लोगों को भी लाभ और उनको भी लाभ। इस तरह की खेती आपके दादाजी, पिताजी और आप भी जारी रखे हैं। आगामी दिनों में आपके संतान भी इसको जारी रखेंगे या नहीं? मेरे दादाजी खेती करते थे, मेरे पिताजी भी कृषि विभाग में रहकर कृषि का काम नहीं छोड़ा। मैं भी इंडस्ट्री चलाता हूँ, फिर भी कृषि का कार्य जारी रखा हूँ। 3 पीढ़ी पूरी तरह से कृषि करते आ रहे हैं। बाद की पीढ़ी को भी आहार देना है तो स्वस्थ रखना है तो इसको जारी रखना चाहिए। मेरा बेटा भी बीटेक पढ़ रहा है वर्तमान में। मैं आशा करता हूँ कि वो भी इस कार्य को जारी रखेगा। ओके सर, इस 15 एकड़ खेत में फॉयल एयर मॉडल अलग अलग कॉम्बिनेशन फसल डाले हैं ना आप? इन संयोजन की जानकारी दे सकते हैं कॉम्बिनेशन की? हाँ, यह 5 परत नमूना यानी फॉयल एयर मॉडल। पहला आता है नारियल, उसके बाद नारियल का डबल प्लांटेशन किया हूँ। पहला नारियल तो आएगा, बाद में केले का फसल आएगा। सर डबल प्लांटेशन का अर्थ बोले तो? हाँ, डबल प्लांटेशन का अर्थ है, ये देखिए, ये 35 to 40 साल का पेड़ है और 20 साल के बाद इसको फल नहीं लगते, यानी कि फल कम हो जाते हैं। इसी बीच ये जो पौधा देख रहे हैं ना, ये बड़ा होता जाएगा, तैयार हो जाएगा। 5 साल के बाद इसको फल लगने लगेंगे। ये देखिए सर, ये आम है, साल में 2 बार फल देता है। कौन सा किस्म है सर ये आम का? इसे पुनास किस्म कहते हैं, साल में 2 बार फल देता है। सर अब इसको बोर लगा है ना? हाँ, बोर लगा है, 1.5 महीने में फल लगेंगे। इसके पीछे जो दिखाई दे रहा है ना, आंवले का पेड़ है। इस आंवले को दाल में डालकर पकाते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, यह हरा सेब है। इसको परीक्षण के लिए लगाया हूँ
वास्तव में यह ठंडे प्रांतों में दिखाई देता है, वहाँ का पेड़ है। इसको फल कैसे होंगे अभी तो पता नहीं है, लेकिन इसकी वृद्धि तो बहुत अच्छी है। वैसे ये देखिए, ये अमरूद है, इसके साथ में यह है ना अनानास है, इसके किनारे पर शरीफा है। सर यह शरीफा है, सीताफल है? हाँ, इसी बीच शरीफा के पौधे बोया हूँ, क्योंकि परत के रूप में, 5 लेयर मॉडल के रूप में। सर अनानास कब तक फल दे सकता है? अनानास को 18 महीने के बाद फल लगते हैं, जब से प्रतिवर्ष एक बार फल लगते ही रहते हैं। इसके 2 किस्में डाला हूँ, एक गुलाबी, दूसरा साधारण पीला अनानास। सर इसका पौधा लाकर रोपे हैं या और कुछ लाकर रोपे हैं? इसको हम अंकुर यानी फल के ऊपरी भाग को लाकर रोपा हूँ, क्योंकि इसको जल्दी फल लगते हैं। ये कहाँ खरीदे हैं? सीतापेट के पास खरीदा हूँ, वहाँ पर किसान ITD रहता है, वहाँ पर इसके अंकुर बेचते हैं। यह देखिए इंसुलिन का पौधा है, दवाई के पौधे भी मैं खेत में डालते रहता हूँ। वहाँ नीम घास का पौधा है, ये स्टार फ्रूट्स का पौधा है, ये सब स्टार फ्रूट्स के पौधे हैं। ये देखिए गुलदाउदी के पौधे हैं। यह प्याज का पौधा है, छोटे पौधे हैं और बड़े होना है। नारियल पेड़ के पास काली मिर्च पादप लगाया हूँ, बड़ा हो गया है, कुछ दिन में काली मिर्च लगने वाले हैं। ये देखिए इलायची का पौधा है, 5 साल हो गए हैं, अब तक इलायची लगने थे, अभी तक नहीं लगे हैं। यह अंजीर का पेड़ है, पिछले साल अंजीर लगे थे, अगले वर्ष और अधिक अंजीर लगने की संभावना है। इस किस्म का नाम क्या है सर? यह जंगली अंजीर का किस्म है, यह केरल राज्य में अधिक खेती करते हैं इसे। फल लगे थे क्या? हाँ, पिछले वर्ष कुछ अंजीर लगे थे। ये ड्राई फ्रूट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये सभी मसालों के पौधे हैं। इस भाग में पूरे मसालों के पौधे हैं, ये सब संयोजन फसल है। इन पत्तों को बिरयानी में डालकर पकवान किया जाता है, सालन भी बनाते हैं। भूमि में टमाटा पटाखे के फूल संयोजन फसल के रूप में डाला हूँ। ये सब छोटे हैं, अब फल लगने के लिए और समय लगेगा। ये बिरयानी का पत्ता कहते हैं, बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं। इसमें टमाटर और पत्ते की सब्जी संयोजन के रूप में डाला हूँ। टमाटर, गेंद का फूल, मसाले, नारियल, केला, ये सभी एक दूसरे के संयोजन फसल है सर। ये लौंग का पौधा है, पिछले वर्ष से ही लौंग लगना शुरू हुआ है। उसके संयोजन फसल के रूप में टमाटर, बैंगन, गेंद का फूल है। सर ये सब नारियल कॉम्बिनेशन में है? हाँ, इसके साथ साथ नारियल, केला, पपीता, मसाले, सब्जी और पादप, काली मिर्च संयोजन फसल है। यहाँ पर देखिए सुपारी का पौधा दिखाई दे रहा है, काली मिर्च सुपारी, यह आर्कानट सुपारी है। सुपारी के पौधे ये सब संयोजन के फसल के रूप में डाला हूँ। ये सभी मसाले के पौधे हैं, सहजन, बैंगन, ये देखिए दालचीनी पौधे, वह है काली मिर्च, नारियल, केला, ये सब 5 परत नमूना में पपीता भी आता है। यह देसी पपीता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। ये देखिए यह सेब बेर है, इसे बड़े बेर भी कहते हैं। फसल अच्छा आता है। यह ब्रेड फ्रूट है, कटहल की तरह दिखाई देता है लेकिन बहुत नरम रहता है। सालन भी पका सकते हैं, पका तो फल की तरह भी खा सकते हैं और कटहल खाए जैसा भी खा सकते हैं। यह केरल राज्य में प्रसिद्ध है। इसके बारे में पहले कभी नहीं सुने हैं। यह बहुत नरम रहता है, ऐसा किया तो आ जाएगा। अंदर कटहल की तरह दिखाई देता है। अधिकतर सालन पकाने के लिए जो इसे इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड को जैसा दबाते हैं उस तरह दबाएंगे तो अंदर चला जाता है। इस पौधे को कहाँ पर खरीदे हैं सर? इस पौधे को मैं कड़ियम और कोझिकोड में खरीदा हूँ। यह देखिए कैथ पौधा है, गणेश चतुर्थी के बाद इसका फसल आरंभ होता है। यह नारियल, चीकू, उसके पड़ोस में केला, नीचे पूरा हल्दी का फसल, सब्जी के फसल, 5 परत नमूने फसलों के संयोजन के अंतर्गत ये सब फल डालता हूँ। कुछ स्तर पार होने के बाद केवल 2 परत फसल सीमित रहते हैं, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ तक नहीं पहुँचते। उस समय
अदरक, हल्दी के फसल ही डाल सकते हैं। नारियल के फसल में संयोजन में ये कोको फसल है, इसको 5 लेयर मॉडल भाग के अंतर्गत लाए हैं। कोको का फसल अभी अभी आ रहा है। जी सर, ये नागपुर सेब है, इसे फूल लगे हैं, फसल अच्छी होती है। अधिक भारी के कारण इसके शाखाएं टूट भी जाते हैं, लेकिन फसल भी पैदावार अच्छी होती है। जी सर, यह नींबू का पौधा है, बहुत सारे छोटे फल लगे हैं, फसल बहुत अच्छी होती है। जी, यह मौसम्बी का पेड़ है, कुछ दिन पहले ही फल आने लगे हैं, कहीं कहीं छोटे फल भी लगे हैं। देखिए, यह फन्नस है, इसका 2 प्रकार के फसल है, एक साधारण, दूसरा लाल रंग का। इसको रोपने के बाद कितने साल के बाद फल लगने लगते हैं सर? 2015 में इसे बोया हूँ, 2020 में फल आने लगे। 4-5 साल लगते हैं फल लगने में। ओके सर, उसके बाद हर साल पैदावार अच्छी होती है। मेरे 15 एकड़ खेत में केले के फसल के संयोजन में कर्पूर केला, चक्र केली, सालन का केला और थोड़ी मात्रा में डाला हूँ। इस तरह 4 किस्मों के फसल डालता हूँ, प्लस G9 किस्म अलग से डाला हूँ। कुल 5 केले के किस्मों के फसल डालता हूँ। हाँ, पूर्ण रूप से बेस्ट डाले हैं। इन बेड़ों पर पत्ते की सब्जी उगाते हैं और हमारे खेत के लिए आवश्यक पौधों को उगाते हैं। इसके ऊपर नारियल के पत्ते डालने का कारण क्या है सर? नारियल के पत्ते इसलिए डाले हैं कि पौधों की वृद्धि जल्द से जल्द अच्छी हो सके। पौधे थोड़े बड़े होते ही पत्तों को निकाल देते हैं क्या सर? हाँ, बीज बोते हैं ना, पौधे का स्वरूप आधा इंच होते ही पत्ते निकाल देते हैं। पहले बिट्स के ऊपर पूर्ण रूप से जीवामृतम और घनामृतम छिड़का जाता है, उसके बाद बीज बोने का कार्य करते हैं, उसके बाद पत्ते ढकते हैं। 1 हफ्ते तक पानी देने पर बीज और बीज का पैदावार अलग रह जाता है। थोड़े बीज जल्दी उगते हैं और थोड़े बीज देर से उगते हैं। यह जामुन का पौधा है। जामुन नीले रंग के होते हैं, लेकिन यह सफ़ेद जामुन है। ये सब पटाखे के फूल के फसल है। इसके बाद मलबेरी फल है, खाने वाला मलबेरी फ्रूट है। यह पौधा लक्ष्मण फल का है, कैंसर बीमारी को कम करने के लिए उपयोग करते हैं। इसे खाना बहुत अच्छा है। अब तक तो इसे फल नहीं लगे हैं, अगले वर्ष लगने की संभावना है। ये देखिए, ये रुद्राक्ष का पौधा है, पूजा में और गले में माला के रूप में उपयोग करते हैं। अब तक पैदावार नहीं आया है, कब आता है मालूम नहीं है। अब तक तो पौधे अच्छे ही है। श्रीनिवास जी, आप खेती कर रहे हैं, इस प्रकृति आलय में 15 एकड़ फसलों को बहुत खूबी के साथ विकसित किए हैं। इतनी देर यहाँ आपके साथ बिताया, समय का पता भी नहीं चला। जी, आपको व्यक्तिगत रूप से यह कार्य कैसा लग रहा है? पहले आप नौकरी करते थे, इंडस्ट्री चलाते थे, उस क्षेत्र में कैसा लगा? खेती के क्षेत्र में आने के बाद कैसा लगा? नौकरी में तो रुपये कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है, नौकरी से भी अधिक पैसा कमा सकते हैं। हम उत्तम ढंग से योजना बनाकर उस पर ध्यान देंगे, तो मेहनत करेंगे तो ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। वही नहीं, यहाँ पर आने से जंगल या वन में जैसा लगता है, ठंडा रहता है, शांति मिलती है, सुहावना हवा, ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण रहता है, बाहर और कहीं नहीं मिलता। पानी भी शुद्ध रहता है। खेत पूरा एक बार घूम कर आए तो वॉकिंग हो जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहता है। मेरा सलाह है कि नौकरी थोड़े दिन कीजिए, उसके बाद खेती करना आरंभ कर दीजिए। खेती नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी को हम आहार नहीं दे सकते। अगली पीढ़ी आगे बढ़कर प्राकृतिक खेती के कार्य करेंगे तो ही उनके बाद की पीढ़ी भी आहार खा सकेगी। यही मेरी आशा है। आपके खेत में अनेक किस्मों के पौधों का विवरण बताए हैं, थोड़े सीजनल किस्में, सब्जी के फसल, बाकी फसल भी बताए हैं। फिर कभी मौका मिला तो इस कार्यक्रम में किसान दोस्तों को जानकारी देने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद सार जी, धन्यवाद। ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇతరులకు షేర్ చేయండి. వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. మరిన్ని వ్యవసాయ వీడియోల కోసం రైతు నేస్తం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కి నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా తాజా వీడియోల సమాచారం పొందండి.